नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका साथी राज गैरव सिंह आ गया हूँ आज आपके लिए एक नए शानदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं वंशागति का मेंडली आधार। तो इसमें हम लोग मेंडल के बारे में सारे उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, उन कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि हमारे बोर्ड से रिलेटेड कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमारे बोर्ड में आएंगे। तो वही कंटिन्यूस सीरीज हमारा जो कि चलेगा। इसमें हम लोग फिर से वही पूरी मेंडल के चैप्टर को लेके पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में हर एक चैप्टर में एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट जो है, वो सिलसिला अभी तक जारी है। और इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हमने आज ये हम लोग की चौथी वीडियो होगी। तो इसमें हम लोग पूरा मेंडल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सारे क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में आएंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो क्वेश्चन भी आपसे अब आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और भगवान का नाम लेके कि हमारा चैप्टर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं वंशागति का आणविक आधार, जो कि हमारे हर साल प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाने वाला ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो दोस्तों, चलिए अगर हम लोग बात करें कि क्या होता है वंशागति। ठीक है। वंशागति क्या होती है, आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। वंशागति यानी जैसे देखो, वंशागति का मतलब ही ये हो गया बच्चों कि वंश में कुछ गति करना। वंश में कुछ चीजों का गति करना ही क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है। तो मेंडल ने इसे वंशागति से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे इस अध्याय में उन्होंने इसके बारे में बताया है। आइए समझते हैं कि वंशागति का तात्पर्य है कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी यानी एक जनरेशन से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, और या वंशागत या आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। कि जीवों के वे सभी लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, जिसे हम वंशागत कहते हैं या फिर आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और यही जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग वंशागति कहते हैं। जैसे बच्चों सिंपल सी बात समझिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म में जो भी लक्षण है, इस ऑर्गेनिज्म से लक्षण इनके बच्चे यानी ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। तो अगर संतान में इनके लक्षण आते हैं, तो जैसे कोई इंसान देख के कहता है या कोई पर्सन, जैसे मान लो आप ही हैं, आपको देख के लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो चेहरे की फेस कटिंग है, आपकी आई की आईब्रो जो है, आपके जो जॉ लाइंस हैं, ये आपके पेरेंट्स में मदर या फादर से मिलते हैं। ये लोग पता कर सकते हैं। यानी आप किसी भी व्यक्ति को देख के ये पता लगा सकते हैं कि उसके पेरेंट्स का फेस कैसा होगा। ठीक है। या आप किसी भाई बहन को देखते हैं तो दोनों भाई के चेहरे एकदम एक समान दिखाई देते हैं। पूरा एकदम जीरोक्स नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे मतलब 10%, 20% या 30% या 40% तक के लक्षण प्रदर्शित होते हैं दोनों भाइयों में, जिसकी वजह से दोनों भाई हैं। तो ये लक्षण बाहर से देखने पे हमें पता चल जा रहा है। लेकिन ये लक्षण बाहर से अगर प्रदर्शित हो रहा है, तो इसके लिए हमारे शरीर से कुछ ऐसा स्थानांतरित हुआ होगा जो उन बच्चों में जाके वो लक्षण उनके माता पिता के समान दिख रहे हैं। ठीक है। तो यही चीज को हम लोग को समझना है कि वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, स्थानांतरित होते हैं, उसे हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और यही आनुवंशिक लक्षण जब उस व्यक्ति के वंशजों में दिखाई देने लगे, तो इस स्थानांतरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं। तो विभिन्न लक्षणों की बात करें, विभिन्न लक्षणों की वंशागति का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जीवधारियों की विभिन्नताएं व आनुवंशिक की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती हैं। सामान्य वातावरणीय परिस्थितियों में जैव समष्टियों में प्रकट होने वाली विभिन्नताओं का मुख्य आधार अर्धसूत्री विभाजन एवं युग्मकों का संलयन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अर्थात निषेचन होता है। आनुवंशिकी के अध्ययन में विभिन्न आनुवंशिक इकाइयों हेरिडिटी यूनिट्स की क्रियाविधियों का अध्ययन सम्मिलित होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी जीव की उत्पत्ति अगर होती है, उसका निर्माण होता है, तो उससे उनका निर्माण तभी होता है जब दो विभिन्न प्रकार के युग्मकों का संलयन हो।
तो अगर जब तक दो युग्मकों का संलयन नहीं होगा तब तक किसी एक नए जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। नए जीव की उत्पत्ति पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो युग्मकों का संलयन कहाँ से युग्मक आते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, या तो ये फादर से और मदर से, दोनों लोग से आते हैं। किस फॉर्म में? अर्धगुणित फॉर्म में, अगुणित फॉर्म में आते हैं। तो अगुणित फॉर्म में युग्मक आते हैं और ये युग्मक मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? युग्मनज यानी कि 2n बनाते हैं। फिर यही जो नए जीव आते हैं उनमें ये लक्षण 50% माता का 50% पिता का ये लक्षण किसी एक नए जीव में प्रदर्शित होता है। तो आप किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बच्चे को अंदर जो भी लक्षण है उनके माता पिता से ही लक्षण उस बच्चे को प्राप्त होते हैं। इसीलिए गांव में कहते हैं कि हमार खून है, ये हमार लल्ला, ये हमार बेटवा है, ठीक है। तो हमारा बेटवा में जो है हमारा खून बह रहा है। व्हाट इज खून? खून क्या है? तो इस मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम लोग जाएंगे तब इसे नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल आनुवंशिकी से रिलेटेड जितने भी प्रमाण हैं, जो इस पे कार्य करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जो इस जेनेटिक्स का नींव रखे, जिन्होंने जेनेटिक्स को समझाया एक सरल भाषा में, सुसज्ञ भाषा में और एकदम आसान तरीके से, जिससे लोगों के अंदर ये समझ विकसित हो सके कि आखिर वह क्या है जो कि हमारे माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है। उसी पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें से सबसे सरल, सुगम और सबसे सटीक जो प्रयोग था वो हमारे मेंडल दादा का था। मेंडल दादा ने जेनेटिक्स में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जेनेटिक्स में उनकी क्या क्या भूमिका थी। तो हम लोग बात करेंगे कि आनुवंशिकी या जननी क्या होता है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजाती और परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिकता, इनकी आनुवंशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाते हैं। कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर सजाती, सजाती मतलब समान लक्षण, और परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिकता, इनकी आनुवंशिक समानताओं और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं बच्चों। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले डब्ल्यू बेटसन ने किया था 1905 में। लेकिन आनुवंशिकी के आधारित सिद्धांतों की खोज ग्रेगर जॉन मिंडल ने की। इस कारण इन्हें आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो यहाँ से एक मार्क्स आप अच्छे से रिकॉल कर लीजिए कि आनुवंशिकी के जनक कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी मेंडल दादा है। आनुवंशिकी में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं जिसे हम शब्दावली के नाम से जानते हैं कि आखिर जीन क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या होता है, जीन प्रारूप क्या होता है, लक्षण प्रारूप क्या होता है, ये सारी चीज हम लोग को समझने वाली बात है। तो दोस्तों मैं आपको चीजें समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर जीन क्या है। जैसे मैं आप लोग को बताऊं कि जैसे एक टर्म्स में आप लोग को समझो, जैसे सपोज करिए कि ये आप एक धागा देख रहे हैं, ठीक है। अब इस धागे को हम लोग क्या कह रहे हैं? एक रज्जुक। जैसे इस रज्जुक से दो रज्जुक मिलते हैं तो ये द्वि रज्जुक हो जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं साथियों डीएनए कहते हैं। जब यही डीएनए साथियों जब एकदम कंपाइल हो जाता है, एकदम आपस में संघनित हो जाता है, कुंडलित हो जाता है, तब इसे हम लोग क्रोमोजोम कहते हैं। यानी क्रोमोजोम का निर्माण मेरे प्यारे साथियों जो है डीएनए से होता है। अब डीएनए के ऊपर माला के समान छोटी छोटी ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे तो इसे हम लोग जीन कहते हैं। और जीन के ऊपर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाए तो उसे हम लोग एलील कहते हैं। ठीक है। यानी सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है। ऐसे ही हम लोग इस चीज को समझते हैं कि जीन, मेंडल ने इसे कारक कहा था। जब मेंडल ने अपनी खोज की तो उन्हें ये नहीं पता था कि कौन सी ऐसा लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो स्थानांतरित हो रहा है इसे कारक कहते हैं। तो मेंडल ने उस जीन का नाम क्या रखा? कारक कहा। लेकिन किंतु परंतु लेकिन गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है जो किसी आनुवंशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। यह आनुवंशिक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई होती है जिसे फंक्शनल यूनिट कहते हैं। तो इसका जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने सबसे पहले किया था 1909 में। यानी मेंडल दादा ने वो सारी चीजें बता दी कि कुछ तो है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है। तो उन्हें कुछ नाम नहीं सूझ रहा था, उन्होंने कहा एक कारक है, कोई एक कारक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है। लेकिन 1909 में जॉनसन आते हैं, उन्होंने कहा
को जो है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा रहा है, उसे हम लोग फैक्टर न करके हम लोग उसे क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो जीन क्या होता है? गुणसूत्र पर स्थित वह रचना है जो किसी आनुवंशिक लक्षण को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। और ये आनुवंशिक पदार्थ की क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है। आइए बात करते हैं युग्म विकल्पी क्या होते हैं, जिसे एलिलोमार्फ या एलील्स कहते हैं दोस्तों। यह शब्द बेटसन ने 1906 में दिया था। एलील शब्द एलिलोमार्फ का वह छोटा रूप है, यह समान जीन के एकांतरणी रूप को प्रदर्शित करता है। उदाहरण जैसे लंबा होना, बौना होता, बौना होना समान जीन के एकांतरण रूप को प्रदर्शित करता है। वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि जीन प्रारूप या जीन रूप क्या होता है, इसे जीनोटाइप कहते हैं। किसी जीव का आनुवंशिक संगठन, जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, जीव के जीन प्रारूप हैं। ये युग्म विकल्पी यानी एलील्स के विशेष जोड़े होते हैं। यानी कि अगर जीनोटाइप ये बता रहा है कि अगर उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, तो इससे हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो पौधा होगा वह उस लक्षण का होगा कि वो लंबा होगा। कैसा होगा? लंबा होगा। जो कैपिटल टी ये बता रहा है कि उसकी जो जीन है उसमें अशुद्धियां होने के कारण ये जो कैपिटल टी है इस छोटे वाले स्मॉल टी के लक्षण को प्रदर्शित होने नहीं दे रहा है, जिसके वजह से ये अपने ही लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये भी लंबा ही लक्षण प्रदर्शित होगा। लेकिन स्मॉल टी ये बता रहा है इस जीन को कि मैं एक शुद्ध जीन हूं, जो कि मैं केवल केवल पौधे के छोटे हाइट के लिए उत्तरदायी हूँ, जिन्हें हम लोग कहते हैं ड्वार्फ कहते हैं साथियों। ठीक है। आइए बात करते हैं लक्षण प्रारूप या दृश्य रूप फिनोटाइप। यह जीवों के लक्षण जैसे रूप हो गया, रंग हो गया, लिंग तथा व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। लक्षण प्रारूप जीन प्रारूप में क्या अंतर है? लक्षण प्रारूप वह अनुपात है जो किसी भी जीव को, जैसे मान लो ये मेरे पास पेन है, अब इसको बाहर से देख के बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का पेन होगा। जैसे मेरे पास ये मोबाइल है, अगर आप इसको देख के पा रहे हैं तो आप देख के बता सकते हैं मोबाइल है। लेकिन इस मोबाइल के अंदर कितने कांटेक्ट नंबर है, ये इस मोबाइल का जीन है। ये बाहर से तो दिख रहा है मोबाइल, अंदर इसके क्या है? बहुत सारे कांटेक्ट नंबर हैं, तो वो हो गया जीन। ठीक है। तो वैसे ही जो बाहर से जो भी किसी जीव की संरचना दिखती है, उसकी शरीर दिखती है, तो उसमें जो रंग रूप होती है वो किसी एलील के द्वारा प्रदर्शित होती है। और ये जो एलील होता है ये कहाँ उपस्थित होता है? तो ये जीन के ऊपर उपस्थित होता है। ठीक है। तो लक्षण का मतलब जो बाहर से देखने में प्रदर्शित हो जाए, उसका रंग रूप वेशभूषा। लेकिन जीन प्रारूप वो अनुपात होता है जो कि किसी जीव के बाहरी लक्षणों के अंदर निहित होता है, जिसके वजह से वो लक्षण प्रारूप अनुपात दिखाई दे रहा है। ठीक है। लेकिन ये लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं लेकिन जीन प्रारूप दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कहते हैं हमारा शरीर तो दिखाई दे रहा है लेकिन हमारी आत्मा किसी को नहीं दिख रही है। तो हमारे शरीर में कुछ तो ऐसा है जो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहा है, लेकिन वो क्या है? उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, हम लोग उसे देख नहीं सकते हैं। तो उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया है? उसे हम लोगों ने सोल, अपनी आत्मा के नाम से जानते हैं। और शरीर तो हमारी है, हमारा जितना अच्छा आत्मा होगा उतना अच्छा ही हमारा शरीर होगा। तो हमारे आत्मा से ही हमारा अस्तित्व है, और हमारे शरीर से हमारे आत्मा का अस्तित्व है। ठीक है। तो किसी इंसान की पहचान उसके बाहरी आडंबरों के साथ साथ उसके आंतरिक व्यवहार के द्वारा भी नापी जा सकती है। तो वही है उसका जीन। ठीक है। ऐसे ही जीन बिंदु क्या होता है? या किसी गुणसूत्र पर जीन की वास्तविक स्थिति होती है मेरे प्यारे साथियों। तो समयुग्मजी का मतलब दोस्तों आप ये समझो कि कोई भी जीन हो, अगर वो जोड़ा में है, अगर वो जोड़ा में है, जैसे कि मान लो कैपिटल टी है, तो ये जीन क्या बता रहा है कि देखो मैं जोड़े में हूं, मैं केवल शुद्ध लंबे पौधे का ही जीन हूं। यानी आप क्या कहेंगे? अगर कैपिटल टी तो उस पौधे की जो फिनोटिपिक होगी वह क्या बताएगी? कि वो शुद्ध लंबा है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा दोस्तों, तो आप इसे शुद्ध लंबा नहीं अशुद्ध लंबे कहेंगे। तो कैपिटल टी शुद्ध। तो समयुग्मजी का मतलब हो गया जब एक लक्षण के लिए दोनों जीन एक समान प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी या उस लक्षण के लिए आनुवंशिकी शुद्धता, प्योरिटी ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। और ऐसी संतति को जन्म देते हैं जिनमें स्वप्रजनन पर जनक समान लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रभावी समयुग्मजी या अप्रभावी समयुग्मजी। तो जिनमें दो जोड़े वाले जो जीन होंगे
वह शुद्ध होंगे, समान प्रकार के दिखाई देने वाले होंगे। लेकिन विषम युग्मजी में कि जीन्स असमान प्रकार के होते हैं तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया, जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, और जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब असमान प्रकार के हैं, इसलिए हम लोग इसे विषम युग्मजीव कहते हैं। लक्षण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसी जीव की आकारिकी संबंधी विशेषताओं को लक्षण कहते हैं। विशेषक किसी लक्षण के दो भिन्न उपलक्षणों को विशेषक कहते हैं, जैसे लंबा, बौना, ऊंचाई के विशेषज्ञ हैं। युग्मक क्या होता है दोस्तों, एक परिपक्व जनन कोशिका जो संलयन के लिए विशेषित हो युग्मक कहलाती है। कि जैसे मैं आप लोग को बताऊं युग्मक क्या होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो कि हमें पता है कि किसी बच्चे का निर्माण करना है, तो फादर और मदर, हम लोग ये जानते हैं कि फादर में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, मदर में भी 46 होती है। फादर यानी 46 है यानी डिप्लॉयड है यानी द्विगुणित है, और मदर भी 46 है यानी ये भी द्विगुणित है। लेकिन इनके द्विगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होने के द्वारा इनमें क्या बनेगा, अगुणित युग्मक बनेंगे। यानी ये जो गुणसूत्र का नंबर है वो आधा आधा हो जाएगा। अब यही दोनों अगुणित कोशिकाएं जिसे हम युग्मक कह रहे हैं, ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे, निषेचित हो जाएंगे, और निषेचित होके ये युग्मनज बनाएंगे। और यही युग्मनज आगे चल के एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। तो ये जो एन एन बना, यानी कि 46 का आधा यानी 23 इसमें जब दोनों लक्षण मिलते हैं तो किसी बच्चे में 46 गुणसूत्र का संलयन हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग कहते हैं। अब दोस्तों बात करें कि संकरण क्या होता है। संकरण का मतलब समझिए ये कि किन्हीं दो जीवों के मध्य वह क्रिया होती है जिसमें युग्मजों का संलयन होता है। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का ऐसा संकरण जिनमें केवल एक लक्षण दिया जाता है। देखो, जैसे हम लोग मानव शरीर में बोलते हैं कि संलयन, यानी कि दो जीव जैसे कि मेल और फीमेल में है तो उसमें मैथुन की क्रिया होती है, संभोग होती है। तो प्लांट्स में संभोग की क्रिया नहीं होती है। प्लांट्स में क्या होता है, संकरण होता है कि एक पौधे का पॉलन ग्रेन, मेल वाले भाग का जो पॉलन ग्रेन है वह स्टिग्मा पे जाके यानी कि वर्तिकाग्र पे जाके गिर जाता है, और वहां से जो नर युग्मक होता है वह अंडाणु के पास जाता है, उसे निषेचित कर देता है। तो पराग कण का वर्तिकाग्र पे पहुंचाने की क्रिया जो होती है उसी को हम लोग कहते हैं संकरण, जो कि हम लोगों ने परागण की प्रक्रिया द्वारा पढ़ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार युग्मकों का संलयन होता है कि अब वो नर युग्मक कहाँ जाएगा, एम्ब्रियो सेक में जाएगा। एम्ब्रियो सेक में जाने के बाद उसे अंडाणु मिलेगा, अंडाणु से वो निषेचित हो जाएगा। तो अब एक संकर संकरण और द्वि संकर संकरण क्या होता है साथियों, कि ऐसा संकरण जिनमें केवल एक लक्षण लिया जाए। कि पौधे का मान लो कि एक लक्षण यानी कि पौधे की लंबाई ले ली जाए, तो एक पौधा लंबा है एक पौधा बौना है, इन दोनों के बीच संकरण करा दो। द्विसंकर में क्या करते हैं, इसमें दो दो लक्षणों वाले के बीच संकरण कराते हैं। कि एक मटर का पौधा जो है उसकी बीज गोल है, उसका बीज का रंग सफेद पीला है। वही दूसरा बीज जो है वो झुर्रीदार है, पिचका हुआ है, और उसका जो रंग है वो हरा है। अब इन दो अलग अलग लक्षणों के बीच में क्या करा दिया जाए, संकरण करा दिया जाए, तो इसे हम लोग द्विसंकर संकरण कहते हैं। व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है, ऐसा संकरण जिसमें जनकों की अदला बदली की जाए। यानी कि जैसे मान लो कि इसे हम लोग मेल मान लेते हैं और इसे फीमेल मान ले, तो व्युत्क्रम में क्या होगा कि कैपिटल टी को हम फीमेल मान ले और स्मॉल टी को मेल मान ले, तो इसे हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम संकरण कहते हैं साथियों। ठीक है, आइए हम लोग अब बात करेंगे कि बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है। ठीक है, परीक्षा संकरण। तो मैं आपको एक सिंपल सा, पहले ये हम लोग इसको जान लें कि जितने टर्मिनोलॉजी है। संकर क्या होते हैं, वह विषम युग्मजी संतति जो दो जन की जननीक रूप से भिन्न जनकों के मध्य संकरण से उत्पन्न होते हैं। F1 जनरेशन संकर, देखो संकर का मैंने ये बताया। देखिए यहाँ पे जगह हो ना, हाँ यहाँ पे देखो। अब जैसे कि मैं F1 F2 क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ।
कि जैसे मान लो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। ठीक है, ये मान लो कि पेरेंट्स हैं। अब इन पेरेंट्स के बीच संकरण हुआ तो क्या बनेगा? देखो अभी मैं इसको अच्छे से बताऊंगा। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आएगा। ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे चार पौधे बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया F1। F1 का मतलब प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में क्या देख रहे हैं कि जब दो अलग अलग लक्षणों वाले के बीच में जब संकरण कराया गया, शुद्ध शुद्ध लंबे शुद्ध बौने के बीच में, तो F1 में क्या मिला कि सारे अशुद्ध लंबे मिल गए। जब इनको सेल्फिंग के लिए छोड़ा गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच तो क्या रेशियो है? कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यानी इन चार पौधों में शुद्ध लंबा एक है, अशुद्ध बौना एक है, और अशुद्ध लंबे दो हो गए। ठीक है, तो ये हो गया F2। अब ये क्या हो जाएगा? F2 यानी द्वितीय पीढ़ी। ठीक है, जैसे आपके दादा हैं तो दादा से आपके पिताजी हुए, वो प्रथम पीढ़ी हैं। और दादा पापा से आप लोग हैं तो आप क्या हो गए? द्वितीय पीढ़ी हो गए। अब आपके जो बच्चे होंगे वो तृतीय पीढ़ी हो जाएंगे। तो ये पीढ़ी का मतलब है वंश आगे बढ़ना। अब दोस्तों, इसे में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब समझो कि मैं पहले बता दे रहा हूँ। टेस्ट क्रॉस ये आप जिसे हम लोग परीक्षार्थ संकरण कहते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि F1 का क्रॉस केवल 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 शुद्ध बौने से करा दो। F1 का क्रॉस शुद्ध बौने से करा दो, यानी ये जो F1 में प्राप्त हुए थे पौधे, इनमें से किसी एक पौधे का क्रॉस स्मॉल टी से करा दो। बैक क्रॉस का मतलब, इसका फार्मूला आप लोग याद रखिए कि बैक क्रॉस का मतलब ये होता है साथियों कि F1 का क्रॉस या तो कैपिटल टी से करा दो या फिर स्मॉल टी से करा दो। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं बैक क्रॉस। तो आप इस चीज को याद रखिए। यहाँ पे देखो है बैक क्रॉस कि F1 संतति के संकरों का उनके जनकों के संकर विपरीत संकरण कराना कहलाता है, विपरीत संकरण कहलाता है। ठीक है, परीक्षार्थ में वही हो गया। F1 का क्रॉस जो है वो केवल स्मॉल टी से करा दो। अब दोस्तों बात करें प्रभावी लक्षण क्या होता है? वह लक्षण जो कि अपने ही लक्षण को केवल प्रदर्शित होने दे, बाकी जो दूसरा लक्षण उसे प्रदर्शित न होने दे। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है। कैपिटल टी ये बताता है कि वो शुद्ध मतलब लंबे पौधे को कोट करता है कि जिसके वजह से पौधा लंबा होता है। लेकिन स्मॉल टी क्या कोट करता है? कि इसके वजह से पौधा जो होगा उसकी हाइट छोटी होगी। लेकिन कैपिटल टी क्या करता है? ये स्मॉल टी के लक्षणों को दबा देता है, उसके लक्षण को प्रदर्शित होने ही नहीं देता है। तो ऐसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण, जो प्रभावी लक्षण से अपने लक्षण को प्रदर्शित ही नहीं कर पा रहा है, जो अपने ही लक्षण को विलुप्त कर दे रहा है, उसे हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। कि किसी युग्म विकल्पी जोड़े का वह युग्म विकल्पी जो विषम युग्मज स्थिति में दूसरे विपरीत कारक की उपस्थिति में स्वयं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। स्वजनन का मतलब कि पौधे जो F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए पौधे थे, इन्हें आप छोड़ दो, ये अपने से जनन की परागण की प्रक्रिया कर लेंगे, तो इसे हम लोग स्वजनन कहते हैं। ठीक है, संलग्नता के क्या मतलब है? जब दो या दो से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र पर तथा एक दूसरे के पास स्थित होते हैं, वह स्वतंत्र विवन नहीं दर्शाते बल्कि साथ साथ वंशानुगत होते हैं, इसे सहलग्नता कहते हैं। सह का मतलब साथ साथ, लग्नता का मतलब लगे हुए रहना। जैसे आप लोग किसका मैं एग्जांपल दूं? जो पिशाच पीठ पे बैठा बैठा रहता है, बैताल और कुछ रहता है ना, तो उसके पीठ पे बैठा रहता है, यानी उसी के साथ वो लगा रहता है, तो उसे हम लोग संलग्नता कहते हैं। वैसे ही तो पुनेट चौखाना, अभी इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। आनुवंशिकी के प्रतीक, सिंबल ऑफ जेनेटिक्स में जैसे F1 F2 हो गया। स्मॉल है तो उसमें हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। अगर वो प्रभावी लक्षण होते हैं हम कैपिटल टी से दिखाते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। आइए बात करते हैं मेंडलवाद, जो हमारे लिए मुख्य बातें हैं उसको हम लोग याद करें कि मेंडलिज्म क्या है। तो मेंडलिज्म, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822-84 प्रथम आनुवंशिकी जेनेटिक्स से, इन्हें आनुवंशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। इन्होंने वंशागति के मूल नियम बनाकर आनुवंशिकी की नींव डाली। मेंडल ने अपने प्रयोग
संकर प्रयोगों में पहले एकाकी आनुवंशिक लक्षणों की तुलनात्मक विभिन्नताओं की वंशागति पर कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया। पूरे प्रयत्न से सही आंकड़े जुटाएं। अब बात करते हैं कि जो मेंडल थे, उन्होंने अपना प्रयोग उद्यान मटर यानी पाइसम सटाइवम को चुना था। उसके निम्न 7 जोड़ी विपरीत लक्षण का अध्ययन किया। इन्होंने उद्यान मटर की 34 किस्मों का चयन किया, जिसमें 22 किस्मों पर कार्य किए। बाकी के नहीं कर पाए, इनकी मृत्यु हो गई। अब मेंडल द्वारा जो पौधे चुने गए थे, उसमें 7 कौन से विपरीत लक्षण थे कि बीज की आकृति, जो मटर के जो दाने होते हैं उनकी आकृति, प्रभावी लक्षण जो था वो गोल था। अप्रभावी लक्षण जो था वो झुर्रीदार था। मटर के 2 दाने आप देखे होंगे पूरा फूला हुआ, और एक पिचका हुआ दाना देखते हैं। बीज का रंग अगर हम लोग बात करें तो वो बीज जो है पीले रंग का होता है और हरे रंग का। तो पीला रंग क्या है, प्रभावी लक्षण है। हरा रंग जो है अप्रभावी लक्षण है। पुष्प का रंग की बात करें तो ये लाल रंग जो होता है मटर के पौधे में, मैं दोस्तों बता दूं, लाल रंग जो होता है ये प्रभावी लक्षण होता है, और सफेद रंग जो होता है वो अप्रभावी लक्षण होता है। जो छिम्मी होता है, जो मटर की दाने जिसमें होती हैं, उसे हम लोग फली की आकृति, फली कहते हैं। तो अगर फली की आकृति फूली हुई है, इसका मतलब वो प्रभावी है। पिचकी हुई है, मतलब वो अप्रभावी है। अगर फली का रंग अगर हरा है तो इसका मतलब उसमें दाने होंगे, वो पोड़ छिम्मी होगा। पोड़ का मतलब उसमें दाना भरा हुआ होगा। पीला है, इसका मतलब उसमें दाना नहीं होगा, दाने का विकास नहीं हुआ है। पुष्प की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो पुष्प एकदम कच्चा एक्सिलरी होगा, लेकिन अग्रस्त जो होगा वो अप्रभावी लक्षण होगा। पौधे की लंबाई, पौधा अगर लंबा है और पौधा बौना है, ठीक है, तो लंबा पौधा प्रभावी लक्षण, बौना पौधा अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। अपने प्रयोगों के प्रारंभ में मेंडल ने चुने हुए पादपों में स्वपरागण की क्रिया बार बार कराकर समान लक्षणों वाली कई संततियों को शुद्ध नस्ली प्योर लाइन प्राप्त किए। मेंडल के कार्यों की पुनः खोज देखो, 1900 में हालैंड के ह्यूगो डिब्री, जर्मनी के कार्ल कोरेंस तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वान सेरमार ने मेंडल द्वारा दिए गए निष्कर्ष को पुनः खोजा। सन 1901 में ह्यूगो डिब्रीज ने मेंडल के पेपर को प्राप्त कर उन्हें फ्लोरा में प्रकाशित किया। मेंडल द्वारा प्रकाश प्राप्त निष्कर्षों को कोरेंस ने आनुवंशिकी के नियमों में प्रयुक्त प्रस्तुत किया। मेंडल के सफलता के क्या कारण थे बच्चों? तो इनके कार्य करने की जो विधि थी वो बहुत ही सुगम थी। मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। उन्होंने केवल आनुवंशिक रूप से शुद्ध पादपों का चयन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों में F2 F3 पीढ़ी एवं आगे की पीढ़ियों तक अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा निकाले गए आंकड़ों का संकलन पूरा रिकॉर्ड रखा। अन्य लक्षणों से मिलने की संभावना से बचाव के लिए मेंडल ने शुद्ध लक्षण के पादपों को बगीचे में अलग अलग क्यारियों में बोया। मेंडल ने कुछ लंबे और कुछ छोटे पादपों के पुंकेसर काट दिए, जिससे कि इन पादपों में स्वपरागण न हो। प्रायोगिक पदार्थ का चयन, इन्होंने मटर का पादप एक वार्षिक पादप होता है। इसका जीवन चक्र अल्पकालीन होता है। इसे कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ये जो पुष्प होते हैं द्विलिंगी होते हैं, यानी इसमें नर एवं मादा जो जननांग होते हैं तो एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। इसे आसानी से उगाया जा सकता है। इसमें स्वनिषेचन के कारण मटर के जो पादप होते हैं सम युग्मजीव होते हैं, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी पादप शुद्ध लक्षण वाले बने रहते हैं, चाहे इनमें कितने भी वंशागति हो। फिर संकरण की विधि जो इनकी थी, वो मेंडल ने मादा के रूप में प्रयोग लाए जाने वाले बौने पौधे के पुष्पों को खोलकर उनके पुंकेसरों को हटा दिया, जिसे हम लोग इमैस्कुलेशन कहते हैं। यानी कोई फ्लावर है, फ्लावर से नर जन्नांग वाले पुष्प को हटा दो, तो उसमें केवल उस पुष्प में मादा जन्नांग बचे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग विपुंसन कहते हैं, यानी इमैस्कुलेशन कहते हैं। उन्होंने एक लंबे तने वाले पादप से परागण लेकर बौने तने के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर छोड़ दिया। इस प्रकार बौने तने वाले पादपों में पर परागण हो जाता था। तो ये सब उनके सफलता के कारण थे। मेंडल के वंशागति संबंधित संकरण के जो प्रयोग थे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस थे। आइए इस पूरे लॉ को हम लोग अच्छे से समझते हैं। मैं आप लोग को ले चलता हूँ एक ऐसे जगह जहाँ पे मैं आपको मेंडलियन लॉ पूरा अच्छे से समझा दे रहा हूँ। चलिए बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं मेंडल के प्रभाविता के नियम को। तो हम लोग बात करेंगे मेंडल्स लॉ। तो मेंडल्स के बारे में हमने सारी जानकारी हासिल कर ली। अब मेंडल्स के हम लोग लॉ पढ़ेंगे। तो मैं आपको साथ में बता दूं कि जो मेंडल्स के लॉ हैं,
ये आधारित हैं दो नियमों के आधार पे, जिसे हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा है डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, ठीक है। और इसे द्विसंकर संकरण। अब हम लोग समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस को इन्होंने इसमें दो लॉ दिए। एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के नाम से हम लोग इसे जानते हैं साथियों। चलिए, तो और जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टेड, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से बताया, ठीक है, जिसे हम लोग स्वतंत्र अपविहवन का नियम कहते हैं, स्वतंत्र अपविहवन का नियम। देखो, मैं ये आपको लिख के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस चीज को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए, हम लोग पहला नियम लिखते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, यानी प्रभाविता का नियम क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो बच्चों, जैसे आपको एग्जाम में आ गया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, प्रभाविता के नियम से आप क्या समझते हैं, इसको आप रेखा चित्रों के माध्यम से समझाइए। तो आप लिखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। उसमें मेंडल ने क्या किया, एक जोड़ी वाले लक्षण के बीच में संकरण कराया, जिसमें पौधे की जो हाइट थी वो कैसी थी, लंबी थी, यानी लंबा पौधा, और बौना पौधा उन्होंने लिया। तो आप शुरुआती में इसे लिख देंगे। लंबे पौधे को उन्होंने कैपिटल टी से दिखाया, और बौने पौधे की स्मॉल टी से दिखाया दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखना है, इस चीज को लिख लेते हैं कि कैपिटल जी जो है, ये होमोजाइगस है। कैसा है? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है समयुग्मजी। होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस क्या है? टॉल है, प्योर है। क्या है? टॉल है, प्योर है, होमोजाइगस है। ये जो स्मॉल टी है, ये क्या है? ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। और ये जो पौधा है, ये कैसा है? ये पौधा ड्वार्फ है, और ये भी क्या है? शुद्ध बौना पौधा है। अब इन दोनों पौधों के बीच में क्रॉस कराया। जो कैपिटल टी है, इसे इन्होंने डोमिनेंट माना है। इसे हम लोग क्या मानेंगे? डोमिनेंट मानेंगे। और जो स्मॉल टी है साथियों, इसे हम लोग रिसेसिव यानी कि अप्रभावी मानेंगे। तो एक प्रभावी हो गया और एक क्या हो गया? अप्रभावी हो गया। तो कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ होगा। इसे हम लोग मान लें कि ये जनक है, यानी कि पेरेंट्स हैं। अब पेरेंट्स में एक जो होगा वो नर होगा, तो दूसरा क्या होगा? मादा होगी। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? युग्मक बनेगा, जिसे हम लोग कहते हैं गैमीट का बनना। तो कैपिटल टी से गैमीट बना, कैपिटल टी का दो गैमीट बनेंगे, ये रहा। इसके भी दो गैमीट बनेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी बन जाएंगे। फिर इनके बीच में क्या होगा? संकरण की प्रक्रिया होगा, तो कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ संयुग्मन हो जाएगा। फिर दूसरे वाले कैपिटल टी का जो है वो स्मॉल टी के साथ संयुग्मन हो जाएगा। और ये जो कैपिटल टी है, इसका भी संयुग्मन कैपिटल टी स्मॉल टी से हो जाएगा। और ये कैपिटल टी लास्ट वाले का कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ हो जाएगा। यानी ये जो प्रक्रिया है, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस होना। और ये जो निकला, इसे हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन। क्या कहेंगे साथियों? F1 जनरेशन, यानी प्रथम पीढ़ी हम लोग कहेंगे। कि यहाँ पे जितने पौधे आप देखें, ऑल यानी सभी, ऑल फोर प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल। क्या है ये? सभी के सभी हाइब्रिड टॉल हैं, यानी अशुद्ध लंबे पौधे निकले F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन का नाम ही क्या था?
इस लॉ का कि F1 जनरेशन में सभी पौधे को लंबा होना ही था, क्योंकि ये जो प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट लक्षण कैपिटल टी, ये नर वाला था, जो कि क्या करता है, अपने प्रभावी लक्षण के कारण जो अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी था, इसके लक्षण को प्रथम पीढ़ी में दबा देता है, जिसके वजह से जो रिसेसिव यानी कि अप्रभावी लक्षण था, वो प्रथम पीढ़ी में अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इस नियम को हम लोग कहते हैं प्रभाविता का नियम। लेकिन अब इस प्रभाविता के नियम में जितने भी पौधे हैं, इन सभी पौधे को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। इन सभी पौधों को जब हम लोग स्वपरागण यानी सेल्फिंग के लिए छोड़ देते हैं, स्वपरागण के लिए जैसे हमने इसे छोड़ा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी से हम लोग स्वपरागण के लिए छोड़ दिए, तो हम लोग इसे फिर से क्या मानेंगे, इसे हम लोग पेरेंट्स मानेंगे। ये होगी मादा और ये होगा नर। ठीक है, ये हम लोगों ने इसे मान लिया। अब इनके बीच क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, अब इनके बीच जो है युग्मक बनने वाला है। तो अब इनके बीच, ये रहा इनके बीच बना युग्मक, यानी कि गैमीट बनेगा। तो जब गैमीट बनेगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बन गया। इसका भी गैमीट बन जाएगा, तो कैपिटल टी अलग हो गया और स्मॉल टी सेपरेट हो गया। अब इनका जब संयुग्मन होगा तो कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ हो गया। इसका जब संयुग्मन स्मॉल टी से होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। एक चीज आप लोग याद रखेंगे कि हमेशा जो प्रभावी लक्षण होता है उसे प्रथम स्टेप में दिखाते हैं, यानी प्रथम लेटर में उसी को पहले हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी बन गया, तो इसे हम लोग कहेंगे F2 जनरेशन। क्या कहेंगे साथियों, इसे हम लोग कहेंगे F2 जनरेशन कहेंगे। अब इस F2 जनरेशन में आपने क्या देखा, दो लक्षण आपको दिखाई देंगे, जिन्हें हम लोग कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो। क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो, यानी लक्षण प्रारूप अनुपात। और दूसरा जो निकल के आएगा उसे हम लोग कहेंगे जीनोटिपिक रेशियो। उसे हम लोग कहेंगे जीनोटिपिक रेशियो, जिसे हम लोग जीन प्रारूप अनुपात कहते हैं। तो लक्षण प्रारूप अनुपात में आपको क्या कौन कौन से पौधे दिखेंगे, लंबे पौधे दिखेंगे। ठीक है, टॉल वर्सेस ड्वार्फ। तो आप ये देखिए कि टॉल कितने हैं, एक दो तीन, तीन लंबे पौधे हो गए और एक जो होगा छोटा बौना पौधा होगा। जीनोटिपिक में आपको देखना है कैपिटल टी कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं और स्मॉल टी कितने हैं साथियों। तो आप देखेंगे कि इन चारों पौधों में केवल एक शुद्ध कैपिटल टी मिलेगा। इस कैपिटल टी स्मॉल टी कितने मिलेंगे, इसमें दो मिलेंगे। और स्मॉल टी कितने मिलेंगे, वन मिलेंगे। तो आपने ये देखा कि ये इसकी जीनोटिपिक रेशियो हो गई और इसके फिनोटिपिक रेशियो हो गई, कि जब प्रथम पीढ़ी के सदस्यों के बीच में से किन्हीं दो सदस्यों के बीच में उन्हें अगर हम स्वपरागण के लिए छोड़ देते हैं, तो जब प्रथम पीढ़ी में जो संतति आती है, उनमें हम ये देखते हैं कि जो ड्वार्फ वाला जो लक्षण था, जो रिसेसिव अप्रभावी लक्षण था, जो प्रथम पीढ़ी में अपने लक्षण को नहीं दिखा पा रहा था, वह द्वितीय पीढ़ी में अपने लक्षण को प्रदर्शित करता है। यानी तीन तो प्रभावी वाले ही लक्षण थे, लेकिन एक अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित हुआ कि नहीं हुआ, तो हुआ। तो इसी वजह से ये जो बौना पौधा है, जिसे हम लोग ड्वार पौधे कह रहे हैं, ये ड्वार पौधे ने अपने लक्षण को दिखाया। तो इसीलिए ये क्या कह रहा है, इसे हम लोग कहते हैं पृथक्करण का नियम। क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। यानी कि जो बौना पौधे की जो जीन था, वह पृथक हो गया किससे, प्रभावी लक्षण से। ठीक है, या फिर इसे अथवा हम लोग एक और नाम कह रहे थे, जीन के युग्मकों के शुद्धता का नियम। युग्मकों के शुद्धता का नियम, शुद्धता का नियम। अब इसमें इसका क्या मतलब है साथियों, कि ये जो युग्मक था, इस युग्मक से क्या हो गया, शुद्ध जीन जो स्मॉल टी था, वो बाहर आ गया कि नहीं आ गया। तो इसीलिए हम लोग इस नियम को पृथक्करण का युग्मकों के शुद्धता का नियम कहते हैं। तो ये मिंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण में प्रथम लॉ और द्वितीय लॉ के बारे में था। जब भी आपसे पूछेगा, अगर केवल डाई है आप बनाइए,
कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ, तो आपको ये पूरा चार्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा चार्ट आपको दिखाना ही पड़ेगा, पूरा सीक्वेंस वाइज एकदम। अगर इसको इस प्रकार से आप देखते हैं तो एग्जाम में आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर हम लोग दोस्तों बात करें, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जिसे हम लोग द्विसंकर संकर कहते हैं, यानी इसमें अब आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब इस लॉ को इसमें बताएंगे। चलिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे दो विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस होगा, कैपिटल आर क्रॉस विद स्मॉल वाई के बीच में। यहाँ पे जो कैपिटल आर है इसे हम लोग मेल मानेंगे, और जो स्मॉल आर है उसे हम लोग फीमेल मानेंगे। ये जो कैपिटल आर है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि जो कैपिटल वाई है, इस ये राउंड और येलो सीड को बताते हैं। राउंड येलो सीड है। ठीक है, और जो स्मॉल वाई है, ये क्या बता रहे हैं कि ये जो सीड होगा वो रिंकल होगा, और रिंकल के साथ साथ ये ग्रीन सीड होगा। रिंकल और ग्रीन सीड होगा। और ये जो राउंड येलो होगा ये डोमिनेंट होगा, प्योर होगा, और होमोजाइगस होगा। होमोजाइगस होगा। और वहीं पे ये क्या होगा, ये रिसेसिव होगा, लेकिन ये भी प्योर होगा, और ये भी क्या होगा, होमोजाइगस होगा। ठीक है, अब इसे हम लोग यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गए पेरेंट्स। अब इन पेरेंट्स के बीच में, ये आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, ये दिखेगा। अब पेरेंट्स के बीच में क्या बनेगा, गैमीट्स बनेगा। गैमीट्स, जैसे इनके बीच में गैमीट्स बनेगा, तो गैमीट्स क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये गैमीट जब बनेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि जो F1 जनरेशन होगा, वह F1 जनरेशन में इन पौधों के बीच F1 जनरेशन सभी राउंड राउंड येलो सीड वाले पौधे होंगे। परंतु जब इनके बीच में सेल्फिंग कराई गई, यानी जब इनके बीच में स्वपरागण कराई गई, तो ये देखा गया कि इनमें चार प्रकार के युग्मक बने। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर, सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई बन गए। ऐसे करके ये चार सीड बने। जब इन चारों सीड का आपस में संकरण, यानी कि इसका क्रॉस इसके साथ, फिर ये इसका क्रॉस इसके साथ करेगा, फिर ये इसका क्रॉस इसके साथ करेगा, और खुद के साथ करेगा। वैसे ही ये वाला जो होगा, ये एक बार क्रॉस खुद से करेगा, फिर एक क्रॉस इससे करेगा, फिर एक क्रॉस इससे करेगा, फिर एक क्रॉस इससे करेगा। वैसे ही तीसरा वाला पौधा जो होगा, ये खुद से एक बार क्रॉस करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर ये क्रॉस इससे करेगा, फिर लास्ट वाला भी सेम प्रोसेस दोहराएगा। ये भी क्या करेगा कि ये भी क्रॉस एक बार खुद से करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा, फिर इससे करेगा। यानी मिला के कितनी बार होगा, 16 बार होगा। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पुनेट। ठीक है, पुनेट ने एक चार्ट बनाया जिसे हम लोग चौखाना के नाम से जानते हैं।
इस चौखाने के माध्यम से समझते हैं कि ये टाई हाइब्रिड क्रॉस में सेल्फिंग का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, एक साइड मेल, एक साइड फीमेल। ठीक है, और ये रहा बॉक्स तैयार। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गए। ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गए इधर। ठीक है, ये आप एग्जाम में ऐसे ही ड्रॉ करके बनाएंगे। ठीक है, ये चौखाना आपको बनाने आना चाहिए। आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। और ये इसीलिए मैं लिख लिख के आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि जब ये एग्जाम में आप कर लेंगे तो आपका अच्छा खासा नंबर इसमें फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा बोले तो अच्छा खासा। अब इनके बीच में संकरण होगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसका इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। इसका इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल वाई। यहाँ पे हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर को फर्स्ट प्रियोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा, फिर यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे भी आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इन ये हो गया आपका F2 जनरेशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे F2 जनरेशन। ठीक है, ये रहा पुनेट चार्ट। क्या रहा, ये पुनेट चार्ट रहा। पुणे चार्ट के द्वारा हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस को देखा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसका हम लोग फिनोटिपिक रेशियो निकालेंगे। फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो में अब चार पौधे का नाम हम लिख लें। कौन कौन सा, राउंड येलो वर्सेस राउंड ग्रीन वर्सेस रिंकल येलो वर्सेस रिंकल ग्रीन, रिंकल ग्रीन। अब इसको आप गिनेंगे तो राउंड येलो कितने आएंगे, तो राउंड येलो आएंगे, राउंड येलो होंगे 9, राउंड ग्रीन कितने होंगे 3, रिंकल येलो कितने होंगे 3, रिंकल ग्रीन कितने होंगे 1। अगर आप गिनेंगे तो राउंड राउंड येलो 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 हो गया। तो ऐसे आप इनको गिन सकते हैं। ठीक है, जो अप्रभावी लक्षण होगा उससे आप नहीं गिनेंगे। जो सबसे मेन आती है जिसका नाम है जीनोटिपिक रेशियो, सबसे टफ। जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्तों, जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे, तो जीनोटिपिक रेशियो निकालने का सबसे सिंपल फंडा कि आप एक एक जीन को पहले इसमें पुट कर लो। जैसे मान लो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसमें देखो कितने हैं। ठीक है, बताओ कितने हैं। तो इसमें पूरे में आपको कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। फिर इसके बाद कैपिटल आर, अब इसे यहाँ पे ऐसे हल्का सा मार्क कर दो। फिर इसमें ये लिख लो जी, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें देखो कितने हैं, एक ये हो गया, फिर कैपिटल आर ये रहा देखो, 2 रहा, और देखो कैपिटल आर नहीं है। ठीक है, 2 ही है, इसको कट कर दो।
ठीक है, ये यहाँ पे इसको कट करके लिख दिया। फिर कौन सा बचा तीसरा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इसकी संख्या देखो कितनी है बच्चों? वन। ठीक है, फिर देखो इसमें ये रहा ना, ए, एक और दो, ये भी कितने हो गए? ये भी दो हो गए। ठीक है, अब कौन सा बचा? चौथा वाला, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसकी संख्या गिनो, वन, टू, थ्री, फोर। ये देखो फोर हो गए। तो इन सबको फिर ऐसे क्रॉस कर दो। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आप पेंसिल लेके जाएंगे, फिर इन्हें आप क्रॉस करके मिटा देंगे। फिर ये चारों हो गए, ये हो गया, अब ये बचा। ठीक है, इसको गिनो, कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई। देखो कितने हैं? कैपिटल आर तो दिख ही नहीं रहा, एक ही है, इसको काट दो, वन है। फिर कौन बचा? फिर बचा इस कैपिटल आर, स्मॉल वाई। इसकी संख्या देखो, वन, ये रहा, दो, कितने हो गए? टू। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये बचा स्मॉल आर, कैपिटल वाई। इसकी संख्या वन। ठीक है, इसे कट कर दो। अब कौन सा बचा? स्मॉल आर, कैपिटल वाई। कितने हैं? वन और टू, टू लिख दो। और लास्ट कौन सा बचा? स्मॉल वाई। ये कितने हैं? ये वन है। ठीक है, तो ऐसे आपके रेशियो कितने हो गए? 122। ठीक है, 400, 412। ठीक है, 412, 121, 121। फिर आपको लास्ट में क्या करना है? इसको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये 9 है, इसका मतलब ये है कि ये आपका जीनोटिपिक रेशियो एकदम सटीक निकल गया। ठीक है, तो ये मेंडल के तृतीय नियम यानी स्वतंत्र अपीवन का नियम था कि ये वाला जो जीन है, ये जो छोटा वाला जीन है, ये देखो इन 15 पौधों में से जो 16वां पौधा था, ये अपने लक्षण को प्रदर्शित किया, ये अपने लक्षण को दिखाया। तो अगर इस प्रकार से आप एग्जाम में अगर लिखते हैं मेंडल के तृतीय नियम, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर यानी स्वतंत्र अपीवन का नियम कहते हैं, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब दोस्तों हम कुछ बात कर लेते हैं कि ये मेंडल के नियमों में कुछ विचलन। ठीक है, मेंडल के नियम में कुछ विचलन आ गया, कि वो क्या विचलन थी उसी चीज को हम लोग समझते हैं। मेंडल ने ये कहा था कि सभी पौधे में जो होते हैं, उसमें प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, कि सभी पौधे में क्या होते हैं, कि प्रभावी लक्षण ही जो होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है वही प्रदर्शित होता है। तो ऐसा नहीं हुआ। एक पौधे के अंदर खोज है जिसका नाम है 4 o'clock प्लांट। इस प्लांट की दो वैरायटी ली गई। जो पौधे की वैरायटी थी वह लाल पुष्प और सफेद पुष्प के बीच में संकरण कराया गया। तो लाल पुष्प का जो जीन था कैपिटल आर था, जो सफेद पुष्प था उसका जीन स्मॉल आर था। तो जब इनके बीच में संकरण हुआ, तो ये देखा गया कि जो प्रथम पीढ़ी में कैपिटल आर स्मॉल आर जो पौधे बने, तो ये सभी ऑल प्लांट्स आर जो इनके फ्लावर होंगे वो पिंक इन कलर। कैसा आ गया? पिंक कलर। लेकिन मेंडल ने तो ये कहा था कि सभी पौधे जो होंगे वो प्रभावी लक्षण वाला प्रदर्शित होगा, यानी जो रेड वाला है ये मेल वाला, यही प्रदर्शित होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो सब लोगों ने कहा कोई नहीं, इसकी सेल्फिंग करा लेते हैं। तो सेल्फिंग कराई कैपिटल आर स्मॉल आर के बीच में। तो ये देखने को मिला कि कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कि एक पौधा तो इसमें रेड निकला, बाकी दो पौधे कैसे निकल गए? पिंक निकल गए। और एक पौधा जो निकल गया वो सफेद निकल गया। तो इससे अगर इनकी हम लोग फिनोटिपिक और जीनोटिपिक की बात करें, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम लोग दोस्तों बात करें, तो देखो, लाल पुष्प और सफेद पुष्प। ठीक है,
तो फिनोटिपिक में लाल पुष्प, सफेद पुष्प, इसको ऐसे कर लेते हैं, पिंक पुष्प और फिर सफेद। ठीक है, कितना आ गया? 1 2 और 1। लाल पुष्प का जीन कैपिटल आर, पिंक का कैपिटल आर स्मॉल आर, और सफेद का स्मॉल आर। कितना हो गया? 1:2:1। यानी इस पौधे में क्या देखने को मिला कि जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों रेशियो क्या है? इक्वल है। तो जरूरी नहीं है, इससे ये खोज हो चुका कि जरूरी ये नहीं है कि सभी पौधे के अंदर मेंडल के प्रभाविता का जो नियम हो ही हो। ठीक है, ये नियम हर जगह सिद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये मेंडल के हम लोगों ने प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ये देखो, इनके बीच में क्रॉस कराए गए थे, इसी क्रॉस के बारे में सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, और मेंडल के वंशागति का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, शुद्ध लंबे शुद्ध बौने, द्विसंकर संकर, ये देखो ये पूरा हम लोगों ने इस चीज को एकदम अच्छे से पढ़ लिया। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है बच्चों, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को एकदम स्टार बना लो, मार्क बना लो, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। ठीक है, और इसका रेशियो तो आपको एकदम जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, ये याद होना चाहिए। इस सीक्वेंस में अगर आप लिखेंगे ना, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है, त्रिसंकरण नहीं पढ़ना है, जीन इंटरेक्शन भी नहीं पढ़ना है। और फिर आप लोग आ जाइए, अपूर्ण प्रभाविता का नियम, यानी कि मेंडल के जो प्रभाविता का नियम था वो सिद्ध नहीं हुआ था। तो वैज्ञानिक का नाम था इसकी खोज कार्ल लॉरेंस ने। उदाहरण, जब गुलाबास या मिराबिलिस जलापा नामक एक लाल पुष्पों वाले शुद्ध नस्ली पादपों को सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच में जब कराते हैं, तब वहां पे उनको ये लक्षण देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि लाल पुष्प, सफेद पुष्प जो मैंने आपको बताया, तो ये सभी पौधे कैसे हो गए? गुलाबी पुष्प आ गए प्रथम पीढ़ी में। जब इनको सेल्फिंग कराई गई तो ये देखा गया कि जो 25% थे वो लाल पुष्प थे, 50% जो थे वो पिंक थे, और जो 25% वो सफेद पुष्प थे। तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप अनुपात क्या हो गए? दोनों समान आ गए थे। ठीक है, अब एक पॉइंट आती है जिसे हम लोग कहते हैं सप्रभाविता। यदि किसी जीन के दोनों युग्म विकल्पों का एलील F1 पीढ़ी में समान रूप से साथ साथ अभिव्यक्त होते हैं, तो इन युग्म विकल्पियों को सप्रभावी युग्म विकल्पी कहते हैं, तथा इनकी आनुवंशिकता को सप्रभाविता कहते हैं। जैसे मवेशियों के त्वचा का रंग के बारे में इसमें बताया है, ये आप लोग को नहीं पढ़ना है। आप लोग को पढ़ना ये है ब्लड ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ना है। चलिए हम लोग थोड़ा सा ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं, कोडोमिनेंस यानी सह प्रभाविता के बारे में। आइए हम लोग सह प्रभाविता, सह प्रभाविता का मतलब होता है कि साथ साथ अपने प्रभावी लक्षण को दिखाना, किसी के लक्षण को नहीं दबाना, दोनों लोग साथ साथ आगे बढ़ना, इसे हम लोग कहते हैं सप्रभाविता। तो सप्रभाविता में यहाँ पे आ जाएगा मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील के बारे में आपको समझना है, जिसमें आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना होता है। ये ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि दोस्तों, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्यों में चार अलग प्रकार के, चार विभिन्न रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। चार विभिन्न रुधिर वर्ग के मनुष्य पाए जाते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप क्रमशः ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ होता है। जिनमें ब्लड ग्रुप ए जो होते हैं, इनके अगर हम जीन की बात करें, तो इनका जीन होता है आई ए और आई ए होता है, या एक और जीन होता है आई ए और आई नॉट होता है। और ये बी वाले का जो जीन होता है आई बी और आई बी होता है, यानी ब्लड ग्रुप बी वाले का ये जीन होता है, या फिर आई बी और आई जीरो या आई नॉट कहते हैं। ए बी वाले का क्या होता है? आई ए और आई बी होता है। वहीं वो वाले ब्लड ग्रुप का आई जीरो और आई जीरो ब्लड ग्रुप होता है। यानी टोटल ब्लड ग्रुप चार होते हैं, लेकिन जो जीन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 6 जीन होते हैं। अब इसमें से आपको दोस्तों बता दें कि जो
ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है। ये बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं किस पे? ओ के ऊपर होते हैं। ठीक है। ब्लड ग्रुप ए बी और ए बी के पास क्या होता है? इसका खुद का प्रतिरक्षक होता है, प्रतिजन होता है। लेकिन ओ के पास नहीं होता है, प्रतिरक्षा कुछ भी नहीं होती है। लेकिन ए बी के पास होते हैं। ठीक है। ए के पास बी का होता है, बी के पास ए का होता है प्रतिरक्षा, और ए बी के पास नहीं होते हैं, प्रतिजन इनके पास होते हैं। तो ये हो गए ब्लड ग्रुप के बारे में। अगर जैसे कि आपको दोस्तों बता दिया जाए कि अगर कोई एक पिता है, उनका ब्लड ग्रुप ए है, तथा उनके माता का ब्लड ग्रुप क्या है? उनके माता का ब्लड ग्रुप क्या है? उनके माता का ब्लड ग्रुप ओ है। तो जो संतान होंगे उसके ब्लड ग्रुप क्या होगा? उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसमें आप सिंपल इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए है, तो ए ब्लड ग्रुप का जीन आप लोग हमेशा लिखेंगे आई ए और आई जीरो। ओ के लिए आई जीरो और आई जीरो लिखेंगे। अब इनमें संतानों में इसके युग्मों के बीच में क्या, तो संश्लेषित फ्यूजन करा दो, तो आई ए और आई नॉट हो गया। इसका इसके साथ आई ए आई नॉट, और इसका इसके साथ आई नॉट आई नॉट, और इसका इसके साथ तो आई नॉट और आई नॉट हो गया। यानी 50% ए ब्लड ग्रुप और 50% ओ ब्लड ग्रुप वाला संतान होगा। अगर वहीं माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप क्या कर दो? ए बी कर दो। तो संतान में क्या होगा? तो ए का हमने माना आई ए और आई नॉट, ए बी को हम लोग क्या माना? आई ए और आई बी माना। जब इनके बीच में संकरण होगा तो आई ए और आई ए आया, इसका इसके साथ तो आई ए और आई बी आया, इसका इसके साथ तो आई ए और आई जीरो आया, और इसका इसके साथ तो आई बी और आई जीरो। यानी ये देखो 25%। देखो ये, अगर हम लोग बात करें ब्लड ग्रुप ए, तो ये भी होगा, ये भी होगा। तो यानी 50%, 25% ये हो गया, 25% ये हो गया, दोनों मिला के 50 हो गए। अब जो बी वाला ब्लड ग्रुप कितना आ गया? 25%। ए बी वाला कितना आ गया? तो ए बी वाला भी 25% आया। यानी इनके चार संतानों में से जो तीन दो संतान होंगे उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, दूसरे वाले का बी होगा, और जो अंतिम होगा उसका ए बी होगा। यानी चार बच्चों में तीन अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप देखने को मिलेंगे। तो इसे हम लोग स्वप्रभाविता कह रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे बच्चे में जो जीन आ रहा है, तीन तीन लक्षण प्रदर्शित हो जा रहे हैं। यहाँ पे दो दो लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, जिस प्रकार का जीन हो। तो ये जो जीन होते हैं ये साथ साथ एक दूसरे को प्रभाव करते हैं। ये एक किसी एक दूसरे लक्षण को दबा नहीं देते हैं कि उनका लक्षण प्रदर्शित ही ना हो। तो ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे लक्षण को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रभावी लक्षण कहते हैं, जो कि आपको देखने को मिलेगा किसमें? ब्लड ग्रुप के अंदर मिलेगा। आइए हम लोग कुछ ऐसे बीमारी के बारे में पढ़ते हैं जो मेंडल ने बताया। ठीक है। तो चलते हैं आगे, और फिर देखते हैं हम लोग का और कौन कौन से अप्रभावी एपिस्टेटिस नहीं पढ़ने, अनुपूरक जीन नहीं पढ़ने हैं, प्रतिलिपि जीन नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। और इम्पोर्टेंट बस इस चैप्टर में इतना इम्पोर्टेंट था। अब बात करते हैं गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्रीवाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि गुणसूत्रीवाद जो है वो मेंडल ने दिए थे। अब देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ये आगे आगे। चलो बेटा हम लोग क्रिस का गाना सुन लेते हैं। ठीक है। दिल न दिया, दिल न दिया, बोलो न क्या न क्या न किया, दिल न दिया, ले बेटा, बोलो ना बोलो क्या किया। कुछ नहीं किया, बस रात भर पीडीएफ पढ़ा और आप लोग को पढ़ाया, और फिर खुद पढ़ते पढ़ते सो गया। ठीक है। किसी को न दिल दिया न कुछ किया, बस केवल पढ़ाई किया। आप लोग भी इस समय यही गाना गाइए कि केवल पढ़ाई किया और कुछ नहीं किया, है ना? बोलो भाई, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं आप लोग। पढ़िए भाई।
अब देखो वंशागति का गुणसूत्रीय आधार मानव आनुवंशिकी में कि गुणसूत्र क्या होता है इस चीज को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि गुणसूत्र जीव कोशिका की केंद्रक में उपस्थित कुछ धागे के आकार की रचनाएं होती हैं जिसकी खोज श्लॉसबर्गर ने 1875 में इसकी खोज की थी। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने 1888 में किया था, जो कि कोशिका विभाजन का अध्ययन करने हेतु किया था। सरल शब्दों में अगर बोलें कि ये केंद्रक में पाए जाने वाले न्यूक्लियो प्रोटीन है जो कुंडली धागेनुमा संरचना के रूप में दिखते हैं तथा विभाजन के समय संघनित होकर दंडाकार सर्पिलाकार डंबलाकार तंतुनुमा हो जाते हैं जिसकी लंबाई 0.5 टू 30 माइक्रोमीटर होता है तथा इनका व्यास 0.2 से 3 माइक्रोमीटर का होता है। अगर इसके रासायनिक संगठन की बात करें दोस्तों, तो केमिकल कंपोजिशन जैसे डीएनए पाया जाएगा जो लगभग होगा इसमें 40%, आरएनए 1 से 10%, हिस्टोन प्रोटीन 40 से 50% तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होगा वो इसमें लगभग 10% गुणसूत्र के घटक में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो गुणसूत्र डीएनए होता है गुणसूत्रों का मुख्य घटक होता है, इसको पिकोग्राम में नापते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके सीईटी में भी एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद रखो कि डीएनए की जो मात्रा है, उसे पिकोग्राम में नापते हैं। एक पिकोग्राम में कितने होते हैं? 10 के पावर -12 ग्राम होते हैं। जो मनुष्य की सारी कोशिकाएं होती हैं उसमें 100 ग्राम डीएनए होता है, अर्थात इसकी जो लंबाई होती है 2.5 इंटू 10 के पावर 10 किलोमीटर होती है, जो कि सूर्य से पृथ्वी की 3 चक्कर हम लोग लगा सकते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? एक ऐसी प्रोटीन होती है जो क्षारीय प्रोटीन जिसमें अर्जिनिन व लाइसिन जैसे क्षारीय अमीनो अम्ल की मात्रा अधिक होती है। ये प्रो यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनके 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो अष्टभागी अणु बनाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो होते हैं H2A, H2B, H3 और H4। इन सभी के जो हैं 2x होते हैं, यानी कि सबके दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 8 हमारे गुणसूत्र जो होते हैं हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। अब बात कर लेते हैं ये ऐसा होता है गुणसूत्र की स्ट्रक्चर, जो कि गुणसूत्र जो सेट गुणसूत्र है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस चीज को समझ लो कि ये गुणसूत्र की संरचना है जो चारों ओर एक आवरण से बंद रहती है जिसमें घिरी रहती है, उसे हम लोग पेलिकल की लेयर कहते हैं। इसके बीच में द्रव भरी रहती है जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और ये जो धागा दिख रहा है इसे हम लोग गुणसूत्र तंतु यानी क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और ये देखो ये जो धागा आपस में एक दूसरे के ऐसे क्वाइल है इसे हम लोग क्रोमोमियर कहते हैं, और जहां से ये दोनों अटैच होते हैं उसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ पिचका हुआ भाग होता है जिसे द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं, और ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट गुणसूत्र जो होता है ये गुणसूत्र में यह संरचना पाई जाती है जो कि गुणसूत्र के कुछ ऐसे स्पेसिफिक कार्यों के बारे में बताती है। सैट का मतलब क्या होता है? साइन अम्ल थाइमो निक्लिनिक, अर्थात जहाँ थाइमिन का बना न्यूक्लिक अम्ल डीएनए नहीं होता है। कोशिका विभाजन के बाद न्यूक्लियोलस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। गुणसूत्र के प्रकार ऑटोजोम और लिंग गुणसूत्र होते हैं। बच्चों मैं बता दूं कि जो गुणसूत्र होते हैं हमारे पूरे शरीर में दो प्रकार के होते हैं, कायिक गुणसूत्र होता है और एक लिंग गुणसूत्र होता है। कायिक जो गुणसूत्र जो होते हैं हमारे जनन अंग में जो जननांग होते हैं उनके कोशिकाओं को छोड़ के बाकी हमारे शरीर में जितने भी गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम लोग कायिक गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र होता है जो हमारे जननांग की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, उसे हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो कायिक कोशिका होती है जिसे हम लोग सोमैटिक सेल के नाम से जानते हैं, इस सोमैटिक सेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स टाइप के होते हैं, लेकिन जो हमारे लिंग गुणसूत्र यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल में अगर हम लोग बात कर लें तो मेल में बात कर लें तो एक्स वाई होता है, और वहीं अगर फीमेल की बात कर लें तो फीमेल में एक्स और एक्स होता है। गुणसूत्र के कार्य की बात कर लें तो ये उपस्थित जीन आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं, जिसके कारण से गुणसूत्र आनुवंशिक वाहक कहलाता है। ठीक है, गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण से संतति गुणसूत्र बनते हैं जो संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं तथा इनके डीएनए में विभिन्न क्रियाओं हेतु कूट स्पेशल कोड के रूप में संदेश निहित होता है। ठीक है, तो वंशागति का गुणसूत्रीवाद क्या है इसको थोड़ा सा समझ लो कि मटर के पादपों पर अनेक प्रयोग कर रहे थे उस समय मेंडल, ठीक है, तक जीव कोशिकाओं की संरचना केंद्रक गुणसूत्रों का ज्ञान बहुत कम था। नगेली ने सर्वप्रथम 1842 में कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा संरचनाओं को देखा तथा रूसों ने 1872 में इसकी उपस्थिति की पुष्टि की तथा इतना बकचोदी नहीं करना है। ठीक है, इस समूह में गुणसूत्र जोड़ियों में पाए जाते हैं अर्थात यह द्विगुणी डिप्लॉयड समूह होता है। जैसे मनुष्य जाति के गुणसूत्र प्रारूप में 46 गुणसूत्र 23 जोड़ियों के रूप में होते हैं। इनमें 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं वो असमान होते हैं,
जिन्हें हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इनके अलावा जो शेष 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होती है, ये ज्ञातव्य होते हैं। प्रत्येक जोड़ी के दो गुणसूत्र माप, आकृति एवं संरचना में समान अथवा होमोलॉगस होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि 23 पेयर जो होती हैं, 23 पेयर में से जो 22 पेयर होते हैं और 1 पेयर, तो 22 पेयर जो होते हैं एक्स एक्स समान होते हैं, और जो 1 पेयर होते हैं एक्स और वाई होते हैं मेल में, जो एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, यानी असमान होते हैं, विषम युग्मजीव होते हैं। तथा ये अन्य जोड़ी के गुणसूत्र में भिन्न होते हैं, लेकिन प्रजनन की क्रिया में माता पिता के प्रत्येक जोड़ी का एक एक गुणसूत्र हमें शुक्राणु पिता तथा अंडाणु माता द्वारा प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि युग्मकों में गुणसूत्रों का गुणित हैप्लॉइड समूह होता है। अर्थात जोड़ीदार गुणसूत्रों का एक ही सदस्य होता है तथा इसमें गुणसूत्रों की संख्या देह कोशिकाओं के केंद्रक में विद्यमान गुणसूत्रों की संख्या के आधी होती है। यह अगुणित समूह जीनोम कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, तो ये था आ, क्या था ये, क्रोमोसोमवाद, ठीक है, गुणसूत्रीवाद जो था, इस चीज को आपको समझना था। वंशागति का जीनीवाद नहीं पढ़ना है, इतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन ये पढ़ेंगे कि लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होती है, लिंग निर्धारण की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे लिंग का निर्धारण किया जाता है, जिसमें ये पता चलता है कि देखो यहाँ पे अगर डिफिनेशन पढ़ ले तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न वाला नया प्राणी नर होगा या फिर मादा होगा। ठीक है, तो जंतुओं में जो लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है, वो कैसे होती है। नर से शुक्राणु होता है, मादा से अंडाणु होते हैं, दोनों आपस में निषेचित होते हैं, युग्मनज बनाते हैं। ये युग्मनज आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से एक नए बच्चे का निर्माण होता है जिसमें उसे नर हो कि मादा हो, तो इसकी जो निर्धारण की जाती है उसे ही हम लोग कहते हैं लिंग निर्धारण, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। ये ईश्वरी कृपा है, जो ईश्वर का इसमें हस्तक्षेप है। अगर ह्यूमन के हाथ में रहता तो ह्यूमन लड़कियों को जन्म ही नहीं देता। वो चाहता ही नहीं कि हमें केवल लड़के ही हो, ये गांव में रहने वाले लोग सोचते हैं, मेरा सोच नहीं है। अगर लड़की नहीं हो तो संचार सृष्टि का निर्माण कैसे होगा। ठीक है, ये चीज लोगों को समझना है। और एक चीज आप लोग समझ जाओ कि एक चीज पूछा जाता है एक्स का, यानी एक्स बॉडी, यानी जिसे हम लोग कहते हैं बार बॉडी। बार बॉडी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम, मतलब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, जितना एक्स क्रोमोजोम होगा उसे हम लोग बार काय कहते हैं। तो जैसे फीमेल है, फीमेल में अगर एक्स गुणसूत्र की संख्या की बात करें तो एक्स क्या है उसमें, जो बार का है कितना होगा, इसमें 1 होगा। मेल में एक्स वाई, इसमें इसमें क्या है, वाई वाले में नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग बार काय के नाम से समझते हैं। एक मिनट। हाँ, चलिए अब हम लोग बात करते हैं गुणसूत्र लिंग निर्धारण की जो प्रक्रिया होती है। इसमें जो नर होता है विषम युग्मजी, यानी उसमें एक्स और वाई होता है। जो फीमेल होती हैं वो सम सम युग्मजी होती हैं। और हाँ, दो ऊर्ध्वाधर का अंतर्गत करते हैं कि एक टाइम फीमेल क्या होती हैं, समयुग्मजी होती हैं, यानी एक्स और एक्स होती हैं। लेकिन किसी किसी केस में कि नर समयुग्मजी हो जाएगा, मादा विषम युग्मजी हो जाएंगे। तो इसी के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को बनाते हैं, जो निम्न 4 प्रकार से प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला कॉमन है एक्स 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 वाई प्रक्रिया या लाइगियस प्रक्रिया। इस प्रकार का लिंग निर्धारण की क्रियाविधि सबसे पहले अध्ययन मिलर ने किया था, जिसमें इन्होंने क्या बताते हैं कि ये ड्रोसोफिला के अंदर किया गया। जो नर ड्रोसोफिला होता है उसका क्रोमोसोम एक्स वाई होता है, और जो मादा ड्रोसोफिला होती है उसकी क्रोमोसोम क्या होती है, एक्स एक्स। यानी नर क्या है, सम विषम युग्मजीव है, और मादा क्या है, सम युग्मजीव है। दोनों में युग्मक बनते हैं। और क्या बनता है कि जो मादा की संख्या होती है वो 50% होती है, नर की संख्या भी 50% होती है, जो कि मेल में जैसा होता है वैसा इसमें भी है। बात करते हैं एक्स एक्स एक्सो प्रकार का जो होता है, जिसे प्रोटीनियर प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि सम युग्मजीव होता है, विषम युग्मजीव, जीरो का मतलब, ओ का मतलब है जीरो। इसमें एक क्रोमोसोम क्या है, नहीं है। लिंग निर्धारण की यह विधि से वाई गुणसूत्र के विलोपन के कारण उत्पन्न हुई, यानी इसमें वाई गुणसूत्र होता ही नहीं है।
इसमें क्या होता है कि जैसे जो नर होता है वो 2n+x होता है, यानी कि कितना होता है, मान लो 22, हाँ ठीक है, 22 ही यानी कि 23 पूरा है, 23 पेयर है, ये पूरा 22+x है। ठीक है, 22+x है, यानी ये विषम युग्म जी हो गया। तो यहाँ से n+x, n+x, ठीक है, ये सेम प्रकार का। तो इसमें क्या होगा, मादा जो होंगी वो 2n+xs होगा, लेकिन जो नर होगा वो 2n+x होगा प्रथम पीढ़ी में। तो इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण होता है, ये किनमें होता है दोस्तों, तो ये स्केस बग वृषणों में अर्धसूत्री में 10 जोड़े एवं अयुग्मित गुणसूत्रों को देखा था। ठीक है। जेड तीसरा है जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रक्रिया। ठीक है, यह लिंग निर्धारण की क्रियाविधि कुछ कीटों, कीड़े मकोड़े जैसे तितली, कशेरुकी जैसे मछली, सरीसृप पक्षियों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो नर होता है 2n+जेड होता है, मादा जो होता है 2n+जेड डब्ल्यू, यानी नर जो होता है समयुग्मजी होता है, मादा जो होता है ये विषम युग्मजी होता है। जब इनमें युग्मक बनते हैं तो इसमें 100% होता है समयुग्मजी, यानी कि नर की संख्या 2n+जेड जेड, मादा की संख्या क्या होती है 2n+जेड डब्ल्यू होती है। क्लियर है। जेड जेड ओ प्रकार की जो प्रक्रिया होती है तितलियों एवं माथ में देखने को मिलता है, जिसमें जो नर होता है वो समयुग्मजी होता है, मादा युग्म भी समयुग्मजी होता है। तो ये जेड प्रकार का लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो गई। अब बात करते हैं कि लिंग निर्धारण की जो अगुणित द्विगुणित क्रियाविधि होती है, जिसमें चींटी हो गया, मधुमक्खी हो गया, ठीक है, इनके बीच क्या होता है, तो इनमें मधुमक्खियों में सामान्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। द्विगुणित रानी होती है, द्विगुणित श्रमिक होते हैं, अगुणित नर या ड्रोन होते हैं। जिसमें रानी होती है इसका विकास निषेचित अंडे से होता है, केवल रानी मक्खी में जनन की क्षमता पाई जाती है। लेकिन ये अर्ध विकसित मादाएं हैं जिनका विकास निषेचित अंडों से होता है, परंतु इनमें जनन अंग विकसित नहीं होते हैं। अगुणित नर या ड्रोन, इनका विकास अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन द्वारा होता है। नर शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस प्रकार के विकास में और आहिर नोटकी कहते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि अतः अनिषेचित अंडाणु से नर का विकास होता है, अनिषेचित अंडाणु से मादा का विकास होता था। मादाएं द्विगुणित नर एवं नर अगुणित होते हैं। अंडाणु अर्धसूत्री विभाजन द्वारा तथा शुक्राणु समसूत्री विभाजन द्वारा निर्मित होते हैं, जो कि ह्यूमन के एकदम विपरीत होता है। कि जो नर मधुमक्खी है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, लेकिन मादा मधुमक्खी जो होती है उसमें 32 गुणसूत्र होते हैं। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो जो शुक्राणु बनता है उसमें 16 गुणसूत्र आते हैं। लेकिन जब मादा मधुमक्खी होती है उसमें जो अंडाणु बनते हैं वो 16-16 यानी 2 सेल बनते हैं इसमें। तो एक 16 से फ्यूज है तो 32 गुणसूत्र बन गए, ये 16 यानी जो 32 बना वो मादा मधुमक्खी हो जाएगी, और जो 16 रह गया वो नर मधुमक्खी रह गया। तो मधुमक्खियों में आज भी राजा रानी वाली कहानी होती है कि जो रानी होती है वो अंडा देती है, और जो बाकी श्रमिक होते हैं वो अंडा को अपने देखभाल करते हैं। अगर उनसे कोई एक अंडा फूट जाता है, उनसे अगर कोई दिक्कत हो जाता है, जो जिन्हें हम वर्कर कहते हैं, तो उन्हें क्या करते हैं, उनका सर कलम कर दिया जाता है। तो ये मधुमक्खियों की कहानी है। आप इसकी एक बुक है, उस बुक को अगर पढ़ेंगे तो उसमें मधुमक्खी के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। पादपों में लिंग निर्धारण आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है। और एकल जीन प्रभाव ये चीज नहीं पढ़नी है। सहलग्नता क्या होता है कि वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र ही आनुवंशिकता के वाहक हैं। अर्धसूत्री विभाजन के समय मातृ तथा पैतृक गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से युग्मकों में गमन करते हैं, परंतु मेंडल का स्वतंत्र विभजन का नियम सार्वभौमिक नियम नहीं है। यह केवल उन लक्षणों पर लागू होता है जिनके लिए असमजात अर्थात भिन्न भिन्न गुणसूत्रों को उपस्थित होते हैं, परंतु जब किसी एक से अधिक जीन एक ही गुणसूत्र उपस्थित होते हैं स्वतंत्र विभजन का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, सहलग्नता के सिद्धांत ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। हाँ, आपके एग्जाम में जो आएंगे मैं वहां पे लेके चल रहा हूँ। हाँ, मानव में लिंग निर्धारण आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि माता पिता संतान को जो लिंग गुणसूत्र प्राप्त होते हैं उसका निर्धारण लैंगिक जनन प्रक्रिया में निम्नलिखित प्रक्रम प्रक्रिया से होता है। पुरुषों एवं स्त्रियों में लैंगिक जनन के दौरान युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है। स्त्रियों के जनन अंडाशय होते हैं, इनमें होने वाले युग्मक जनन को अंड जनन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि पुरुष से शुक्राणु और मादा से अंडाणु बनते हैं। युग्मक यहाँ पे जो शुक्राणु होता है अंडाणु आपस में जो निषेचित होते हैं,
तो अगर मेल में अगर एक्स वाला गुणसूत्र अगर मादा के एक्स वाले से फ्यूज होता है तो पुत्री होगी। अगर वही एक्स वाला फिर एक्स से फ्यूज होता है पुत्री होगी, और वाई वाला अगर एक्स से निषेचित होता है तो पुत्र होंगे। तो यानी कि पुत्र और पुत्री की जो चांस होती है 50% होती है, जो कि पूरा का पूरा प्रकृति के हाथ में होता है। तो ये डायग्राम आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये लिंग निर्धारण मनुष्य में पूछेगा तो आप इसको ड्रॉ करके अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है। दो गुणसूत्र होते हैं, जो मादा गुणसूत्र होता है जिसे एक्स एक्स कहते हैं, और नर जो गुणसूत्र होता है उसे एक्स वाई कहते हैं। जो एक्स गुणसूत्र होता है वो बड़ा होता है, लेकिन जो वाई गुणसूत्र होता है वो स्मॉल साइज में छोटा होता है। इसीलिए क्या होता है साथियों कि जब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है तो वाई गुणसूत्र छोटा होने के कारण ये फुदुकता रहता है, यानी देखने में छोटा लगे लेकिन घाव करे गंभीर। जो छोटे होते हैं बहुत फुदुकते रहते हैं। तो ये जो वाई गुणसूत्र है ये तुरंत जाके एक्स से फ्यूज जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि नर की संख्या धरती पे ज्यादा है और लड़कियों की संख्या कम है। तो इसका कारण यही है, वाई गुणसूत्र। वाई गुणसूत्र के ऊपर एक एसआरवाई जीन होता है। ये एसआरवाई जीन ही जो है ये नर के नर होने का प्रमाण देता है। ठीक है, जो निर्धारण का काम करता है। बार का देख लो, इसमें क्या है कि देखो इसमें है कि सामान्य मादा में दो में से एक एक्स गुणसूत्र का इस प्रकार निष्क्रिय होना उसे हम लोग बार काय कहते हैं। मनुष्य में बार काय की संख्या एक्स गुणसूत्र संख्या से एक कम होती है, यानी 2n-1 हो गया। बार काय का फॉर्मूला जो है 2n-1 हो गया, जिसे बॉर बॉडी कहते हैं। जैसे अगर फीमेल में अगर आपको देखना है तो कितना है, 2 है। एक्स एक्स कितना है, 2 है, तो इस फार्मूले में रख दो 2 × 2 - 1। ठीक है, तो कितना हो गया, दो दूनी के चार, चार में से गया 3, यही होगा। नहीं भाई, अब इसमें एक्स एक्स है तो इसे 1 मानेंगे ना, तो 2 × 1 - 1, तो दो में से एक गया, कितना हो गया 1। इसकी बार बारी कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि एक जोड़ा लेके चलना है। तो एन क्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोजोम। लेकिन अगर मेल में पूछे तो मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, इसमें पेयर में नहीं होते हैं। तो मेल में क्या हो गया, 2 × 0 - 1, यानी कि 0। बार बॉडी इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखें कि बार बॉडी क्या होता है। उत्परिवर्तन नहीं पूछता है। उत्परिवर्तन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को उत्परिवर्तन पढ़ना चाहिए। ये उत्परिवर्तन मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, उत्परिवर्तन जीव के शरीर के आनुवंशिक गुणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। ये जीन पैतृकों से उनकी संतति में पहुंचते हैं, परंतु कभी कभी जीव के इन जीनी संरचना का व्यवस्था में आकस्मिक परिवर्तन आ जाते हैं। इन आकस्मिक परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। इन उत्परिवर्तन के कारण संततियां भी अपने जनकों से भिन्न हो जाती हैं। इस प्रकार जीवों में होने वाले उत्परिवर्तन भी जैव विकास में सीधी भूमिका निभाते हैं। ह्यूगो डिब्रीज ने तो उत्परिवर्तन को ही विकास का प्रमुख कारक माना था। ठीक है। उत्परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों, तो उत्परिवर्तन के कारण निम्न हो सकते हैं। युग्मक जनन के दौरान होने वाली त्रुटियां हो सकती हैं, शरीर की आंतरिक दशाएं, वातावरणीय दशाएं, कृत्रिम दशाएं। ठीक है, ये सब हो सकता। परावैंगिक किरणें भी उत्परिवर्तक है, परंतु ये कम प्रभावी होती हैं। ठीक है। मानव में लिंग संलग्न वंशागति को हम लोग देख लें। जैसे देखो, एक्स संलग्न वंशागति में अप्रभावी एस संलग्न वंशागति, जिसे रिसेसिव एस लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। इससे जो बीमारी होती है जैसे वर्णांधता की वंशागति, यानी इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ये जिस व्यक्ति में रोग होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम कौन लगाया था, हॉर्नर ने पता लगाया था। इसे हम लोग लाल हरा अंधापन कहते हैं। तो ये किस प्रकार का है बीमारी, ये अप्रभावी एक्स संलग्न वंशागति है। एक्स गुणसूत्रों के डिफिशियंसी के कारण ये लाल हरा अंधापन होता है। इसे प्रोटॉन दस या डाल्टेनिज्म भी कहते हैं। ठीक है। अब जैसे सामान्य स्त्री की शादी वरदान पुरुष से करा दी जाए तो क्या होगा, सभी पुत्री वाहक होते हैं, लेकिन जो सभी पुत्र होंगे वो सामान्य होंगे। आइए बात करते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। ये भी एस संलग्न डिजीज है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग के विषय में मानव को बहुत कम लंबी अवधि से पता है। मानव को बहुत
लंबी अवधि से पता है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंश में यह रोग प्रचलित था। महारानी विक्टोरिया ने इस रोग का जीन अपनी माता या पिता से उत्परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त किया था। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम इस परिवार में महारानी विक्टोरिया के पुत्र तथा दो पौत्रों में प्रकट हुए। इस रोग में साधारण चोट या आघात में रुधिर के थक्का के स्खलन की क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये कब होता है? ये हमारे शरीर में क्या होता है, रुधिर को जमाने वाली जो फैक्टर होती है, फैक्टर नंबर 8 पे के होने की वजह से होती है, जिसके कारण चोट पर काफी समय 1 से 2 24 घंटे तक धक्का नहीं जमता है एवं रुधिर बराबर बहता रहता है। इस कारण से रुधिर स्राव रोग भी कहते हैं। और इसके वजह से जिससे बीमारी होता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अगर हीमोफिलिक पुरुष की शादी अगर वाहक स्त्री से करा दी जाए तो हम ये देखते हैं कि केवल जो हीमोफिलिक पुत्र, हीमोफिलिक पुत्री, जो सामान्य पुत्र होगा, इसमें जो एक पुत्र होगा वो सामान्य होगा, बाकी हीमोफिलिक होगा। ठीक है, रतौंधी क्या होता है? ये एक्स लिंक संलग्न और अप्रभावी रोग है। जन्मजात रतौंधी में दृष्टि कार्य सही ढंग से कार्य नहीं कर, यानी हमें दिखाई नहीं देती है। इस कारण व्यक्ति थोड़े अंधेरे में भी चीजों का अभ्यास आभास नहीं कर पाता। इस रोग की वंशागति भी वर्णांधता की तरह होती है। उपार्जित रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। अगर आपको बाहर से जैसे कि अचानक से आपको आंख में नहीं दिखाई दे रहा है तो ये आपको विटामिन ए की कमी के कारण हो सकता है। अगर प्रभावी असंलग्न वंशागति की बात करें तो इससे जो होते हैं कुछ बीमारी हैं, जो इसके बारे में बात करें तो इसमें ज्यादा बीमारी नहीं होती है। अब हम लोग बात करेंगे लिंग प्रभावित है, लिंग नियंत्रित लक्षण। पेडिग्री आपके बारे में नहीं पूछता है, वंशावली विश्लेषण बिल्कुल नहीं। ठीक है। जुड़वा बच्चे क्या होते हैं, इस पे मैंने प्लेलिस्ट में एक वीडियो बना के रखा है कि प्लेलिस्ट में मैं अभी आपको इसका लिंक दे दूंगा। ट्विंस बच्चे का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां पे इस जुड़वा बच्चे के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बीमारी आती है जिसका नाम है दात्र कोशिका सिक्ल सेल एनीमिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सिक्ल सेल एनीमिया देखो दोस्तों, होता क्या है कि एक ऐसी बीमारी होती है, बहुत ही जटिल हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि समझिए ये कि जैसे मान लो कि हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में मतलब रुधिर वाहिनी है, रुधिर वाहिनी में रुधिर बह रहा है। इसमें आरबीसी का जो शेप है मान लो कि कुछ इस प्रकार है, तो आरबीसी आराम से फ्लो हो रहा है। किसी कारणवश से जो हमारी लाल रक्त जो कणिकाएं हैं उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि ये कुछ इस प्रकार से हो जाए, इनका शेप ऐसा हो जाए, तो आप ही बताइए कि इसका सर्कुलेशन तेज होगा कि इसका सर्कुलेशन तेज होगा? इसका होगा, ए वाले का होगा। बी वाले का सर्कुलेशन क्या होगा, बहुत ही धीमी गति से होगा। तो इसमें होता ये है साथियों कि ये बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स, जो हमारी ब्लड सेल होती हैं, इनमें क्या होती है कि हीमोग्लोबिन की जो आणविक संरचना होती है जिसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। इसमें जो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है उसे एचबीए तथा असामान्य हीमोग्लोबिन को एचबीएस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी जो सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, सामान्य हीमोग्लोबिन, उसे हम लोग दिखाते हैं एच बी ए से, एच बी ए। और जो असामान्य होता है उसे हम लोग एच बी एस से दिखाते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके बाद 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं, 1, 2, 3 और 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती हैं। अब इसमें से श्रृंखलाएं होती हैं जिसमें से दो अल्फा, इसमें से दो जो चेन होती हैं वो अल्फा होती हैं, और दो बीटा श्रृंखला होती हैं। और जो दो श्रृंखला होती हैं वो बीटा श्रृंखला होती हैं। ठीक है। बीटा श्रृंखलाओं में प्रथम स्थान पर अमीनो अम्ल सदैव वैलीन का अणु होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन एचबीए की बीटा श्रृंखला। छठे स्थान पर अमीनो अम्ल ग्लूटामिन होता है। अब जैसे बीटा वाला अमाइनो एसिड मान लो ये है, इसमें अमाइनो एसिड है वैलीन, ग्लूटामिक, ऐसे करके ये अमाइनो एसिड जुड़े हैं, ये मान लो इसकी चेन है। यानी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मान लो एक साथ यहाँ पे ये कर लें। ठीक है। अब पहले वाले पे वैलीन है और जो छठे वाले पे है वहां पे है ग्लूटामिन। तो होता ये है कि जो ग्लूटामिन होता है अणु उपस्थित होता है, बीटा श्रृंखला इस ग्लूटामिन की उपस्थिति एक प्रबल जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। इस जीन के साथ ही सुप्त अप्रभावी जीन के नियंत्रण बीटा श्रृंखलाओं में छठे स्थान पर ग्लूटामिन के बजाय वैलीन के अणु की उपस्थिति होती है। ऐसे हीमोग्लोबिन अणु में रुधिर में ऑक्सीजन की कमी होने पर ये प्रथम स्थान का वैलीन अणु छठे स्थान के वैलीन अणु से जुड़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, छठे स्थान पे ग्लूटामिक एसिड का स्थान होता है, लेकिन कुछ एंजाइम के द्वारा ये यहाँ पे फिक्स रहता है।
लेकिन किसी कारणवश क्या होता है कि ये जो पहले वाला अमाइनो एसिड है, ये छठे नंबर ग्लूटामिक एसिड का स्थान लेता है, यानी वैलिन यहाँ पे आ जाता है। तो पहले से छठे स्थान पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे आता है, तो अब ये मान लो चेन ऐसी थी, अब जैसे वहां पे आता है ये चेन क्या होती है, ऐसे करके ये यहाँ पे ऐसे मुड़ जाती है, यानी हसिया आकार हो जाती है। जैसे आप लोग हसुआ देखे हैं ना, तो इसी हसिया के आकार का इसकी श्रृंखला हो जाती है। यानी जब हसिया आकार हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन का जो है ऑक्सीजन से बाइंडिंग स्लो हो जाती है, यानी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारे शरीर में, जिससे हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। हम्म। तो इसके कारण हीमोग्लोबिन अणु की आकृति विकृत होकर हृदयाकार हो जाती है और ये ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाता। इस प्रकार बीटा श्रृंखला में छठे स्थान पर वैलिन त्रुटिपर का विकृत होता है, विकृत हीमोग्लोबिन युक्त आरबीसी को नष्ट कर दिया जाता है। तो ये बीमारी होती है, इसकी वंशागति कुछ इस प्रकार होती है। तो आप इस चीज को याद रखें कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। रंजकहीनता आपके सिलेबस से शायद हटा दिया गया है, ये भी नहीं है। फिनाइलकीटोन्यूरिया एल्केप्नुरिया है, इसको समझ लो कि एल्केप्नुरिया होता है क्या है कि उपापचयी एंजाइमों की कमी से मनुष्य में अनेक अन्य जन्मजात उपापचयी रोग वंशागत होते हैं। ऐसे रोगों में सबसे पहले गैरॉड ने एल्केप्नुरिया की खोज की। शरीर की कोशिकाओं में फिनाइल एलेनिन एवं टाइरोसिन नामक अमीनो अम्लों के उपयोग से संबंधित उपापचय के एक चरण में होमोजेनेटिक अम्ल बनता है। स्वस्थ मानव में इस अम्ल का पूर्ण उपापचय द्वारा उपयोग हो जाता है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सिकल सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आप लोग पढ़िए। ठीक है, चलिए बात करते हैं डाउन सिंड्रोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जो 47वां गुणसूत्र होता है, दैहिक गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रा ट्राइसोमी हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे बॉडी में क्या होता है, 23 पेयर होता है, इसमें क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम और आ जाता है, यानी एक्स और एक्स, यानी फीमेल के अंदर जो 46 क्रोमोसोम थे उस पे एक और एक्स और जुड़ जाता है, यानी 2n+x कितना हो गया, 47 गुणसूत्र, यानी एक गुणसूत्रों की संख्या आजादी हो जाए। ठीक है, ये 21 वाले, किस वाले नंबर पे, 21 वाले गुणसूत्रों पे जो क्रोमोसोम के नंबर है वो एक्स 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 हो जाए, एक्स एक्स और एक्स। ठीक है, यह रोग 21वें गुणसूत्र का आधी सूत्रा कारण होता है, सूत्र विभाजन के पश्चात ये होते हैं। ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम जो होता है दोस्तों, ये क्रोमोसोम नंबर 23 वाले पे होता है। क्रोमोसोम नंबर 23 वाले पे भी एक्स और एक्स आ जाता है, एक आधी सूत्रा हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम ये 18th नंबर वाले क्रोमोसोम पे होता है, वहां पे एक आधी सूत्रा हो जाता है, यानी एक और एक्स गुणसूत्र की संख्या आ जाती है, जिसकी वजह से रोगियों में जबड़े, छोटे जबड़े होते हैं, मोटी गर्दन होती है, छोटा मुंह होता है, छोटा अंगूठा होता है। ठीक है, क्राइडो चैट में क्या होता है दोस्तों, ये जो नंबर 5 होता है, इसकी जो आर्म होती है ये ऐसे नॉर्मल शेप में होती है, लेकिन इसकी जो साइज होती है ना, ये एकदम छोटी हो जाती है। इसकी जो साइज है, इसकी जो साइज है ये एकदम छोटी हो जाती है ऐसे। ठीक है, तो आम इसकी क्या हो गई, जो भुजा है वो भुजा छोटी हो गई, तो जो छोटी हो जाती है, जो बच्चे होते हैं वो जैसे बिल्ली रोती है ना वैसे वो लोग रोने लगते हैं। तो इसमें जो शिशु होती है ना, शिशु मानसिक रूप से विबंधित होता है तथा। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, ये लिंग गुणसूत्रों की संख्या में व्यतिक्रम की वजह से होता है। इसमें 44+y हो जाते हैं, यानी गुणसूत्रों की संख्या एक कम हो जाती है, जिसे हम लोग एक्स ओ से डिनोट करते हैं कि एक गुणसूत्र यहाँ पे कम हो गई है। ठीक है, ऐसे ही क्लिनिक फिल्टर सिंड्रोम होती है। क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी एक्स 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 हो सकता है या फिर एक्स एक्स वाई हो सकता है, जिसकी वजह से सुपर सुपर मेल या फिर सुपर फीमेल, जिसे हम लोग किन्नर यानी हिजड़ा के नाम से जानते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, ये सब क्लेनी फिल्टर सिंड्रोम होने के वजह से इनका निर्माण होता है। देखो इसमें कितने क्रोमोसोम आ गए, ये सब पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये सब वाले जो बच्चे होते हैं ना, ये इनका डेथ हो जाता है, ये मर जाते हैं। ठीक है, ऐसे शिशु जो होते हैं भ्रूण में ही मर जाते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो तीन, तीन तक संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भ्रूणी में देखो क्या है कि जैसे 22 प्लस ये वाला देखो, 22+y और 22+0, ऐसे संतान जीवित हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम ही नहीं है, तो इसके शरीर में निर्माण ही नहीं होगा। तो ये आपका इस प्रकार जो है चैप्टर ये खत्म हो गया।
तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। मैं सीक्वेंस वाइज दिखा दे रहा हूँ। लिंग गुणसूत्र एक्स वाई की खोज किसने की थी? तो लिंग गुणसूत्र खोज स्टीवेंस और विल्सन ने की थी। ये सारे ऐसे बार काय कहाँ होता है? तो ये स्त्री की दैहिक कोशिकाओं में बार काय पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। तो संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, जिससे एग्जाम में जब आए तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकें। ठीक है। आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप जाके डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। उत्परिवर्तन क्या है स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे सारे प्रश्न भी आपके लिए मैं लाया हूँ। ठीक है। ये सारे प्रश्न देखो, तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आप जाइए वहां पे, हमें हमारे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करिएगा, 9026137456। तो मैं आपको डायरेक्ट, जैसे आप डीएम करेंगे वैसे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आप कितने इस चैप्टर को इंटरेक्ट कर पाए। ठीक है। ऐसे ही फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आपने पढ़ाई जारी रखिए, खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, नींद पूरा कीजिए, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट अपने आप पे रखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं सॉलिड पढ़ रहे हैं, चीजें आपको याद हो रही हैं। नर्वस नहीं होना है। दूसरा कोई आपको डीमोटिवेट करता है तो आप डीमोटिवेट मत होइए। ठीक है। अपनी पढ़ाई करिए, थोड़ा पूजा पाठ करिए, जिससे भगवान आपकी मदद करे। ठीक है। तो शुभ रात्रि, और राधे राधे।